नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आओ स्क्रीन पर, भैया जोड़ो। स्वागत है हेमंत भाई। जंतर मंतर पर जेनजी का प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट ने आधी रात में मोदी को कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने खड़ा कर दिया माई फ्रांड बोलने के लिए। मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, बच्चों को माफ कर दिया। लेकिन मोदी के चेलों ने देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जहां मौका मिला, वहां छोटे छोटे 17-18 साल के बच्चों को पकड़ के गरियाया और मारा। इंटरनेट की दुनिया, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सबके लिए एक्सेसिबल है। इस पर तो कहीं भी बैठ के कहीं गरियाया, किसी बच्ची की इज्जत आबरू नहीं छोड़ी। भाजपा और संघ के ज्ञानी सनातनी संस्कार के ज्ञान दे रहे थे, कह रहे थे कि संस्कार का लोप हो रहा है भारत से। भारत की जनरेशन है, ये सब मोदी से लेकर योगी और फडणवीस और जितने ये सब हैं, जितने ये सारे के सारे क्या ज्ञान ठोक रहे थे अलग अलग जगहों पर। संस्कारों का लोप, इस जनरेशन को समझना होगा संस्कार क्या होते हैं। लेकिन संस्कार पर सबसे बड़े कलंक ये स्वयं है। ये क्यों परेशान थे? इस सच से पर्दा हटाया है। इस देश के सबसे ईमानदार जजों में गिनती जिनकी होती है जस्टिस एस मुरलीधर। एक ऐसा जस्टिस जिसने वाकई भारत का दुनिया में डंका बजाया है। पूरी दुनिया में जब न्यायविदों की बात होती है, न्यायिक समझ की बात होती है, तो इंटरनेशनल फोरम भारत के जस्टिस एस मुरलीधर की योग्यताओं को, क्षमताओं को एंडोज करते हैं, एप्रिसिएट करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस, उनकी जांच, उस पर अमल करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। एक ऐसा जज जिसने वाकई दुनिया भर में भारत के न्यायविद के रूप में परचम लहराया। उसी जस्टिस एस मुरलीधर ने नरेंद्र मोदी को नाम नहीं लिया है, लेकिन बिना नाम लिए बहुत सख्त संदेश दे दिया है कि ये मोदी के बस की बात नहीं है। वो दिमागी नक्सल कहें, दिमागी नक्सल कौन ज्ञान दिया था लाल किले से? मोदी। वो दिमागी नक्सल कहें, कुछ और कह लें, लेकिन अब मोदी के बस की बात नहीं है कि इस देश के जेनजी को रोक पाए। जिस जंतर मंतर से संघ और भाजपा का इकोसिस्टम बिलबिलाया हुआ यहां वहां फिर रहा है, उसी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने जस्टिस एस मुरलीधर को ये यकीन दिला दिया है कि इस देश में लोकतंत्र का लोप नहीं होगा। लोकतंत्र यहां अक्षुण्ण रहेगा उसी जंतर मंतर में। इतनी बारीक न्यायिक समझ रखने वाला व्यक्ति अगर जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट को इतना एप्रिसिएट कर रहा है, और सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं है, ये तो मतलब कहा जाए तो मुरलीधर ने एक मुहर लगाया है कि जंतर मंतर ने भारत के लोकतंत्र को बचाने की एक मुहिम की नींव रखी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका, पूरे न्यायपालिका को भी ले सकते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सख्त संदेश दिया है जस्टिस एस मुरलीधर ने। मैं थोड़ा सा हिस्सा दिखाऊंगा, बाकी आज पूरा हेमंत भाई की जुबानी आप सुनिएगा। बस थोड़ा जो ट्वीट वगैरह है वो दिखा देते हैं। ले आओ भाई, एक दो दिखा दो। देखिए, लाइव लॉ ने इसको, ये खबर मैं हिंदी में सर्च कर रहा था भाई साहब, हिंदी में इस खबर का लोप हो गया है। जैसे संस्कारों का लोप होता है भाजपाइयों, वैसे ही खबर का लोप है, कहीं खबर नहीं है। लाइव लॉ ने लगाई, जेनजी प्रोटेस्ट एश्योर डेमोक्रेसी इन इंडिया वोंट डाई। जेनजी प्रोटेस्ट ने ये तय कर दिया है कि भारत में लोकतंत्र मरेगा नहीं। दिमागी नक्सल लेबल वोंट स्टॉप देम। ये दिमागी नक्सल का ठप्पा लगा करके अब उनको नहीं रोका जा सकता, उनको रोकना मुमकिन नहीं है। ठप्पा कौन लगाया था? मोदी लगाया।
अब ये लगा करके ठप्पा, अब ये जेनजी को रोक नहीं पाओगे। एस मुरलीधर, जस्टिस एस मुरलीधर, जेनजी हैज ए वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर, दे irreverence of the irreverence of Gen Z is a sure sign of democratic progress. He added, Gen Z के सेंस ऑफ ह्यूमर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ये अद्भुत है जेन जी का सेंस ऑफ ह्यूमर। आगे चलिए। सीनियर एडवोकेट, अब लाइव लॉ ने लिखा है सीनियर एडवोकेट, आगे आप देखिए ये बेसिकली चीफ जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के, लेकिन अब वकालत करते हैं क्योंकि इन्होंने सेटिंग नहीं की है ना कि वकालत करके अपना भाई दाल रोटी चला रहे हैं। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एस मुरलीधर, ऑल्सो ए फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, yesterday praised the recent students protest at Jantar Mantar as a reassuring sign for Indian democracy. At the same time, he spoke against the government for misusing the criminal justice system and labeling peaceful protesters as those trying to destabilize the government. आगे चलिए। ये जो क्रिमिनल मतलब जो ठप्पा, इसी को लेकर के उन्होंने जुडिशरी को भी बड़ा सख्त संदेश दिया है। हेमंत भाई, ये पूरा अंग्रेजी में है, पूरा अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, जैसे जैसे बताना है जरा बता डालो आपके जिम्मे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो कुछ आपने दिखाया, ये एक बहुत ही शानदार बात, जो कोई भी आदमी जो प्रगतिवादी है ना, वो हमेशा इस बात को स्वीकार करेगा कि देश कैसे चलना चाहिए, डेमोक्रेसी के क्या दायरे होते हैं, क्या परिभाषाएं होती हैं, उनमें कौन सी चीज सेलिब्रेट की जाती है, कौन सी चीजों पर निराशा होती है। जिस एक जेन जी के प्रोटेस्ट, जिसको आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट कह रहे हो 20 जुलाई का, उसको जिस तरीके से सरकार ने उसको जो शब्द दिए और दिए, प्रधानमंत्री ने तो लाल किले के भाषण को ही नक्सल बना के छोड़ दिया सारा। वैसी सूरत में ये जो कोर्ट है, ये इतिहास में दर्ज होने लायक है आशीष भाई। ये जो कोर्ट आपने दिखा रखा है ना अभी सामने, ये बेसिकली इतिहास में जाने लायक कोर्ट। भारत के बारे में मेरा विजन, उस पर बोल रहे थे मुरलीधर। भारत के बारे में उनका क्या विजन है, ये वो बता रहे थे। ये मेमोरियल लेक्चर था। मैं इंग्लिश में बता देता हूं, साथ साथ हिंदी भी फिर एक साथ बता दूंगा। The recent protest by Gen Z assure us that democracy in India will not be allowed to die, and that people will turn to the Constitution to safeguard and preserve this country's future. The week of 20th July this year was one of the relief and joy. It was reassuring to know that our young generation will not be swayed by rhetoric and propaganda, by powerful oratory, reminiscent of the Goebbelian polemic and empty promises of Achhe Din and Viksit Bharat. They remained undeterred by the demonizing of Dimagi Naxal. It told us this generation's value is giving, compassion and adherence to the truth. It doesn't hesitate to ask questions to those in power, and of course, Gen Z has a wonderful sense of humor. The irreverence of Gen Z is sure sign of democratic process. Dr. S. Muralidhar, ये उस लेक्चर का एक कोट है और सबसे इंपॉर्टेंट कोट है ये। मैंने तो चूंकि पूरा उसको फॉलो किया ना कि कैसे क्या है, अब इसको पूरा स्क्रीन पे रखिए, मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने क्या कहा, हाल ही में जेन जी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों ने हमें यह भरोसा दिलाया है कि भारत में लोकतंत्र को मरने नहीं दिया जाएगा। एक शब्द से ट्रांसलेशन है, और देश के लोग अपने भविष्य की रक्षा और उसे सुरक्षित रखने के लिए संविधान का सहारा लेंगे। इस वर्ष 20 जुलाई वाला सप्ताह राहत और खुशी का सप्ताह था। यह जानकर आश्वस्ति हुई कि हमारी युवा पीढ़ी शक्तिशाली वक्ताओं के भाषणों, गोएबल्स जैसी प्रचार शैली तथा अच्छे दिन और विकसित भारत के खोखले वादों से प्रभावित नहीं होगी। ये दिमागी नक्सल जैसे आरोपों और बदनाम करने की कोशिशों से भी विचलित नहीं हुए। इससे पता चलता है कि इस पीढ़ी के लिए उदारता, करुणा और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण मूल्य हैं। यह पीढ़ी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने में बिल्कुल नहीं झिझकती, और निश्चित रूप से जेन जी में हास्य बोध भी शानदार है। जेन जी की यह बेबाकी और स्थापित मान्यताओं के प्रति उसका व्यंग्यात्मक निडरता का रवैया लोकतांत्रिक प्रगति का पक्का संकेत है। ये अनकोट। ये इन्होंने जो कहा, ये कहा इन्होंने मुरलीधर जो है इस समय भारत में, इन्होंने जो लेक्चर दिया भारत के बारे में मेरा विजन, माय विजन ऑफ इंडिया विषय पर 28 में DS बोरकर मेमोरियल लेक्चर
में उन्होंने ये बात कही। और ये चीज बता दूं, डॉक्टर मुरलीधर वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट में जज रहे, जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहे, और जो उड़ीसा हाईकोर्ट का, जैसे आपने बताया, चीफ जस्टिस है। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस समय वो यूएन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स का वो है विंग, उसके कमिश्नर है। यानी कि उनकी पहचान पूरी दुनिया के अंदर उनके अपने कामों के कारण। और ये जो आपने कोट अभी दिखाया, कोट एंड कोट, इसको आज जो सौरभ दास है उसने रीट्वीट किया सुबह। उसने कहा कि हमें ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए था जो हमें नहीं मिल सका। ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है ये इस व्यक्ति की। वो सौरभ दास जो नीचे से लेकर ऊपर तक चंद्रचूड़ से लेकर के पता नहीं कितनों की जन्म कुंडली खंगाल के रिसर्च करके पूरी सबके सामने रख दी, 40-40 पेज के, 50-50 पेज के। चंद्रचूड़ का डोजियर याद होगा आपको, उसको 3 बार पढ़ा था मैंने, 52 पेज का डोजियर था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। उनके पूरे कारनामे, मतलब गणेश पूजा से लेकर के पता नहीं क्या क्या। तो इन्होंने जो कहा आशीष भाई, वो लोकतंत्र की आत्मा है एक्चुअल में, कि लोकतंत्र में शासन पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या परिस्थिति होती है। उन्होंने क्या कहा, भारत के बारे में अपने विजन पर बात करते हुए मुरलीधर ने कहा कि भारत का भला तभी होगा जब कानून सरकार की ईमानदार आलोचना को अपराध ना माने। आज की तारीख में तो क्या है कि जो भाषा उधर होती है वही भाषा कहीं और भी होती है। वो आपके मित्र है ना बैडमिंटन वाले, लंदन वाले, पता नहीं कहाँ भेजते रहते हो आप उनको। हाँ, न्यायपालिका की होती है, सीधे बोलिए, न्यायपालिका की जजों की वही भाषा है जो सरकार की। तो हाँ, जो भाषा होती है वही वो भाषा। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि भारत का भला तभी होगा जब कानून सरकार की ईमानदार आलोचना को अपराध न माने। 2047 का भारत तब बेहतर होगा जब कानून सरकार या उससे चलाने वालों की ईमानदार आलोचना को कार्टून या स्टैंड अप कॉमेडियन के चुटकुलों में उनका मजाक उड़ाने को अपराध ना माने। 2047 का तब भारत बेहतर होगा जब आज का भारत बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के खिलाफ, शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के खिलाफ कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल बंद कर दे और उन्हें सरकार को अस्थिर करने की साजिश की खतरनाक हरकतें करार देना बंद कर दे। बेसिकली दिस इज मिसयूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, दैट इज व्हाट ही इज इंडिकेटिंग फॉर। सीनियर एडवोकेट और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर ने जंतर मंतर हुए छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शन की खुलकर तारीफ की और लोकतंत्र के लिए शानदार संकेत बताया। सरकार की आलोचना की, कहा कि वह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले लोगों के तौर पर पेश कर रही है। जैन जी के हालिया विरोध प्रदर्शन हमें भरोसा दिलाते हैं कि भारत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा और लोग देश के भविष्य की रक्षा खुलकर करेंगे। ये सारी बात उन्होंने कही। दिमागी नक्सल कहकर बदनाम किए जाने के बावजूद हमारी युवा पीढ़ी डरी नहीं। इससे पता चलता है कि उस पीढ़ी के अंदर देने की भावना, दया और सच्चाई का साथ देना अहम है। वे सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने से नहीं डरते। अब तक का इस पूरे मामले का देखिए, जो 20 जुलाई को जो भी हुआ था जंतर मंतर पर, सबने अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया। किसी ने उनको राष्ट्र विरोधी बताया, किसी ने सोरोस गैंग बताया, किसी ने उनको दिमागी नक्सली कह दिया लाल किले पे अपने अंदाज में। कभी फ्रांस कह रहे थे, फिर वो दिमागी नक्सल हो गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पक्ष वो है, पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना पक्ष रखा, सबने अपने हिसाब से। जस्टिस मुरलीधर का जो पक्ष है वो अब तक का इस मामले पे सबसे शानदार वक्तव्य है, ये आपको मानना पड़ेगा। संविधान क्या है, संविधान की भावना क्या है, लोकतंत्र क्या है, आलोचना क्या है, आंदोलन क्या है और उससे निपटने का तरीका क्या है, ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज दिया है उन्होंने, एक नया व्यू दिया है उस पूरी घटना को देखने का। उसका बेसिकली न्यायपालिका का यही काम होता था। न्यायपालिका काम, आपका काम आपको कॉकरोच करना नहीं था, कभी नहीं था। ये नए दौर की न्यायपालिका में ये सब हुआ है। 3-3 बार स्पष्टीकरण देना। आप पॉलिटिकल पार्टी का मतलब एक हिस्सा क्यों बनना चाह रहे हैं? ये आप लगातार, आपने पिछले 5-6 लगातार जो चीफ जस्टिस आए उनके कार्यकाल में देखा होगा, एक से ज्यादा बार। और हर एक टिप्पणी जिस तरीके से आई, मतलब आप निष्पक्ष हो या ना हो, एक आपका व्यक्तिगत वो फिर मैं आप कहूंगा, आप कहोगे उस पर ऐसे निष्पक्ष दिखने की कोशिश तो कर लो। यहां दिक्कत दूसरी है, यहां पक्ष दिखाने के लिए डेस्परेट कि मैं आपके साथ हूं आशीष भाई, मेरा आपसे कोई विरोधी नहीं। पूरी जो एसआईआर की प्रक्रिया थी, जिस दिन पहली हियरिंग हुई थी बिहार से और बंगाल तक, आप पूरे की पूरी प्रोसीडिंग उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा।
कि लोकतंत्र के प्रति क्या रवैया है, सिटीजन राइट्स के प्रति क्या रवैया है, जो आपका संवैधानिक अधिकार है वोटिंग का उसके प्रति क्या रवैया है। और जब चीफ जस्टिस की बेंच में ये कह दिया जाए कि कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार डाल देना, ये क्या है ये? इसको न्याय की भाषा में एपेथी कहते हैं। होंगे आपके अधिकार तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, और आपको भी क्या फर्क पड़ता है। ये जो इस तरीके का रुख है, यही है दुर्भाग्यपूर्ण, और यही से इस सरकार को, सत्ता को, इस आप वाले सिस्टम को ताकत मिलती है संविधान को रौंदने की, कुचलने की। मुझे एक बात बताओ आप, सीबीआई और ईडी के बारे में तमाम हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक कितनी बार प्रवचन हुए हैं अलग अलग केसेस में, कितनी बार। और जब ईडी की अनअबेटेड पावर्स की बात आई कि भाई ईडी को इतनी पावर्स होनी चाहिए कि नहीं, संवैधानिक है या नहीं है, उसको धीरे से एक आदमी अपेल्ड करके चला गया कि नहीं होनी चाहिए, और भाई मौज काट रहा था उसे। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम था? कानून जो हमारे बने हैं उनकी विवेचना करना, कि क्या वो संविधान के जो पैमाने हमारे हैं, जो हमारे लोकतंत्र के पैमाने हैं, उन पे खरे हैं या कहीं उनकी वायलेशन। तो क्या विवेचना होती है आजकल, आप देख लीजिए। हालत तो यहां पहुंच गया शीश भाई, बड़े दुख के साथ बहुत सारी चीजें रिपीटेशन में आ जाती है, कि आप कहते हो चीफ जस्टिस के तौर पे कि इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम एक फ्रॉड थी, फ्रॉड, संविधान के व्यवस्था के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने कहा ये ऑर्डर है, और अगले ही दिन जब प्रशांत भूषण ये गए कि साहब ये जो इसके तहत जो कुछ हुआ उसकी एक बार जांच करवा दीजिए, तो क्या कहा? जांच नहीं करने। जिस चीज को आप अपनी कलम से फ्रॉड लिख रहे हो, असंवैधानिक कह रहे हो, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई इसका जस्टिफिकेशन बता सकते हैं आप मुझे? कोई एक जस्टिस, चलिए कुतर्क बता दीजिए भाजपा के, उसको संभव ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप निष्पक्ष बनने की बजाय पक्ष दिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या डेस्परेशन है? आज की तारीख में आशीष भाई दुर्भाग्य की बात है, आप क्योंकि बिजी होते हो ये शो वगैरह करने में, मैं लगातार बहुत सारे जो वाइटल केसेस है, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको लगातार फॉलो करता हूं, मिनट बाय मिनट, वर्ड बाय वर्ड। और बेंच दिखते ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बेंच देखते भाई, आज की तारीख में एक साथ बैठे थे ना, सिब्बल बैठे थे, दुष्यंत दबे बैठे थे, एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे, याद होगा वो वीडियो आपको। उसमें बिल्कुल खुल के कह दिया था दबे साहब ने, सिब्बल साहब ने खुद कहा, काम बेंच देख करके पता चल जाता है जजमेंट क्या होगा। आप इससे ज्यादा प्रिडिक्टिव क्या हो सकता है जुडिशरी भारत का, कि जज देख करके बता दो कि फैसला ये होगा। इसका मतलब अब जो भारत में न्याय है वो न्याय कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रहा है, वो चेहरा देख के हो रहा है। तभी तो चेहरा देख करके हम अंदाजा लगा ले रहे हैं कि फलानवा है तो फलाना वो देगा। आप बताइए, पहले हो गया इतना वक्त आपको भी पत्रकारिता में, आप ये मुझे लगता है दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई वाला एरा जो है, वहां के पीछे चलो, आप पीछे चलो, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर टिप्पणियां ऐसी आती थी जिसपे मीडिया का आकर्षण हो। मुझे याद आता है कि सीबीआई को सरकार का तोता कहा था, तब एक टिप्पणी, मतलब टिप्पणी की मैं बात कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन पर एक बार देश भर में चर्चा हुई थी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की, सीबीआई को सरकार का तोता कहा। ये यदा कदा होता था। आज जोन केस आ जाए, निरहू घुरहू कतवारू, कोई केस हो, कोई जज हो, जजमेंट तो आप इंतजार करो, जजमेंट तो आने नहीं है, टिप्पणी रोज लो। और ये ज्ञान बताते किसको हैं ये सब जज? ये बागची ही थे ना, थे कहने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि वो इज्जत आपको अर्जित करनी पड़ती है। जस्टिस लिख देने की वजह से हम इज्जत देने के लिए आपको विवश नहीं है, ये व्यवस्था हमारी नहीं, समझिए आप, आपको, आप डिजर्व नहीं करते वो रेस्पेक्ट। क्या बताया था एक मामले पे, कहा कि इस मामले को जूता फेंकने वाले पे अपनी मौत मर जाने दो इस खबर को, नहीं तो इस पर व्यूज लेंगे। यूट्यूबर एल्गोरिदम ऐसा होता है कि इसको, इस पर खबरें बना के व्यू लेंगे। हम यूट्यूबर हैं,
हम क्या करेंगे हमारे छोड़ दो, आप अपना काम करना आ रहा है आपको, पहले वो बता दो। देखो हम बात वही कहेंगे, आपको चुभ है और चुभ है तो चुभ है, ठीक है, हम तैयार हैं उसको भुगतने के लिए, आपको चुभेगा तो। आप अपना काम, अपना एल्गोरिदम, न्यायपालिका का आपको समझ में नहीं आ रहा, हमारा एल्गोरिदम समझा रहे हो हमको है? सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत आपका एल्गोरिदम आप समझिए पहले, हमारा एल्गोरिदम मत समझाइए हमको। सरकार को समझाने की आपकी हिम्मत नहीं होती है कि उसका एल्गोरिदम सरकार को समझा दें कि नरेंद्र मोदी जी सरकार का एल्गोरिदम ये है। डेमोक्रेसी का एल्गोरिदम आपको समझने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन का एल्गोरिदम समझने की जरूरत है, तो आप यूट्यूब का एल्गोरिदम समझने में सारी अपनी मेहनत जाया कर रहे हो। सारी मेहनत तो यूट्यूब का एल्गोरिदम कि हमारे व्यू कैसे आ जाएंगे, इस पर इनका ध्यान है। वो आज सुप्रीम कोर्ट कहां पहुंचा, आप लोग कहां तरक्की करके गए हो? यही तो पोथा सौरभ दास तैयार कर रहा था, यही तो चंद्रचूड़ का पोथा छापा था, सूर्यकांत का भी तैयार कर रहा था, आरटीआई लगा रखा था। आज ही मैंने एक खबर देखी जिसमें उसने कहा कि कई जजों ने, रिटायर्ड जजों ने मुझसे कहा कि शायद तुम ही को लेकर के ज्यादा व्यथित हैं जो कॉकरोच बोल रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरी नहीं मिली तो मीडिया में आ गए, आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई भी तुमने बहुत सारी लगा रखी है। उस समय रिपोर्ट तैयार कर रहा था। ये चीजें इसलिए आपने कहा एक बात ना कि आप दिखाते किसको, किसी और को दिखाने की कोशिश होती है। ज्यूडिशरी का काम ही किसी को दिखाने का नहीं है। ज्यूडिशरी को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाना है कि देखो संविधान, हम आपके अनुरूप चल रहे हैं, और किसी को नहीं दिखाना है, लेकिन किसी और को दिखा रहे हैं। और फिर बात वही है कि कोई कहेगा कि अवमानना है, अगर यह अवमानना है तो मैं अवमानना कर रहा हूं, अगर यह अवमानना है तो मैं अवमानना कर रहा हूं, ठीक। अब इससे ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। हेमंत भाई आपको सुनवा देता हूं। हाँ भाई, अगर यह अवमानना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना है और हमको अवमानना है। पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन मानना है, तब हम पर अवमानना है। जरा सुनवा दीजिए उनकी क्लिप जस्टिस मुरलीधर की। The recent protests by a Gen Z assure us that democracy in India will not be allowed to die and that people will turn to the constitution and safeguard it in order to preserve this country's future. The week of 20th July this year was one of relief and joy. It was reassuring to know that our young generation will not be swayed by rhetoric and propaganda, by powerful oratory reminiscent of the Goebbelsian polemic and empty promises of Achedin and Viksit Bharat. They remained undeterred by the demonizing of the Dimagi Naxal. It told us that this generation values giving, compassion, and adherence to truth. It does not hesitate to ask questions of those in power. And of course, Gen Z have a wonderful sense of humor. The irreverence of the Gen Z is a sure sign of democratic progress. सुन लिए, लिखंत में आप लोग को जिसको यकीन नहीं है उसके लिए ये था कि कान में जाए उसके आवाज। यहां पर दिमागी नक्सल वाली बात बहुत महत्वपूर्ण थी। हमने उसी पे कहा था, हम जुडिशरी इसलिए क्योंकि जस्टिस हैं, जस्टिस एस मुरलीधर जस्टिस रहे हैं, तो उनका इशारा जुडिशरी की तरफ जो था वो ज्यादा प्रासंगिक है और ज्यादा उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इसलिए हम पहले पार्ट में पूरा का पूरा उसी पर थे। सेकंड पार्ट में आखिरी सवाल यही है, जो नरेंद्र मोदी को लेकर और दिमागी नक्सल वाली जो टिप्पणी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब नॉर्मली पहले क्या था, ये दिमागी नक्सल कह के आप रोक नहीं सकते। इसका मतलब क्या है हेमंत भाई? इसका मतलब मैं तो यही समझ पा रहा हूं कि पहले आप अपने मुताबिक नैरेटिव चेंज करते थे, जो मन होता था दौड़ा लिए, ये देखो देशद्रोही देशद्रोही, ये वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम नहीं गाया, देशद्रोही, देश के सारे मुद्दे गौड़ हो गए। अब आप उस स्थिति में नहीं हो, इस जेनजी को आप गुमराह नहीं कर पाओगे, झांसा नहीं दे पाओगे। यही तो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि इस जेनजी आंदोलन से जो निचोड़ निकाला है मुरलीधर जी ने, उनका निचोड़ ये है कि जेनजी को गुमराह करना बीजेपी और आरएसएस के इकोसिस्टम के लिए मुमकिन नहीं है। आखिर यहां आकर के कैसे फेल हो गए ये झांसेबाज, जो 100 साल से झांसा देने में कामयाब हो रहे थे? नहीं नहीं आशीष भाई, जिस तरीके का एनवायरनमेंट बिल्डिंग हुआ ना,
और जो इन्होंने मिसकैलकुलेट कर लिया कि है ही कुछ नहीं। जितने दिनों तक आंदोलन चला, जिस तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, भीड़ नहीं बढ़ी, तो इनकी जैसे आदत है टेक इट फॉर ग्रांटेड। और एजेंसियां जो खुफिया जानकारियां देती हैं और सारा करती हैं, वो सारी की सारियों की बात ये होगी कि सरकारी सब कुछ है तो फिर सारी उनके हिसाब से रिपोर्ट कर दो। तो ये ऑफ गार्ड पकड़े गए उस आंदोलन के दौरान। इनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की मोबिलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि ये तो बंदोबस्त करने के माहिर है ना, कि कहां से कौन नहीं आने देंगे, किसको वहां से नहीं आने देंगे, इसको ये नहीं होने देंगे। ये उस दिन ऑफ गार्ड पकड़े गए। और वो पकड़े इसलिए गए कि 12 साल का जो अहंकार था सत्ता का, कि हर बार हमें कामयाबी मिलती थी, चाहे बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर 1 साल तक दिल्ली 4 तरफ से बंद रही, इनको कोई फर्क पड़ा क्या? उसके बाद फिर सत्ता में आ गए। गणेश गुप्ता जिंदाबाद, राजीव अग्रवाल जिंदाबाद, सुनील अरोड़ा जिंदाबाद, क्या करना है? तो जिस सरकार को लोगों की नाराजगी का डर ना हो, वो इस तरह की बातें करती है। और जब वो नाकाम हो जाए तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन में वो शब्द निकलता है जिस पे आप चर्चा करें, उसका नाम है दिमागी नक्सल। देखिए, अलग अलग मौकों पर आशीष भाई अलग अलग गरिमा होती है। लाल किले पे खड़ा होकर के लोकतंत्र की दुहाई देने की जगह पर आप इस देश में विरोध के स्वरों को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये आपकी मानसिक स्थिति को दिखाता है, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, ये आपके गवर्नेंस के फेलियर को दिखाता है, और ये आपका जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो गया है, ये उस मजबूरी को दिखाता है। और जो जस्टिस मुरलीधर ने जो बात कह दी, इस देश में तो भाई साहब सैकड़ों सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और घूम रहे सुप्रीम कोर्ट के लोग। कितने लोग हैं जो इस तरह की बातें कह पाते हैं, बाकायदा नाम लेकर के कि दिमागी नक्सल शब्द? कितनों की हिम्मत है आज की तारीख में? एक्टिविस्ट जजेस हैं इस देश में, ऐसी बात नहीं, पर अपने बड़े बड़े वकील भी है, सारी बात है। दुष्यंत दवे साहब जैसे आदमी जो ब्लंट बोलते हैं, बिल्कुल खुल के बोलते हैं। तो सवाल क्या, आप क्या नाम है, कपिल सिब्बल ने बिल्कुल खुल के बताया, कितनी निराशा जाहिर। तो आज की तारीख में न्यायपालिका को केवल एक बार अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि जो ये इतने सालों की जो अर्जित कमाई है, जो आपका एक मान सम्मान है, उसको गंवाने पे क्यों तुले हुए हो आप? और जब वो बातें चीफ जस्टिस की बेंच से निकल करके आए तो पूरे देश में आपका उपहास उठता है। इसकी गंभीरता को देखा जाना चाहिए। आमतौर पर तो ये होता है कि जो भी आप टिप्पणी करो, जो भी आपकी अटरेंसेस है, वो उस दायरे में होनी चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अटरेंसेस विवाद का कारण। तो ये जो स्थिति है आशीष भाई, ये थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको खुद देखना चाहिए कि आप आज कहां खड़े हो लोगों के आंखों में। और वो जो आपने कहा ना कि अवमानना के लिए पहले मान भी अर्जित करना पड़ता है। पहले मान अर्जित कर लीजिए, अवमानना बाद में देख लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है, लंबा टाइम है, चल जाएगा सारा। मान मान को तो ये लगता है कि कॉलेजियम से इन लोग को मिल रहा है, कॉलेजियम से नहीं मिलता है मान। मान आपको मिल गया, चलो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो मान मिल जाएगा। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में आए, आपका रास्ता भी देखा जाएगा। गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता ही नहीं, साधन की पवित्रता भी देखी जाती है। गांधी को, हम तो गांधीवादी लोग हैं, इसलिए कहते हैं अवमानना अवमानना नहीं सोचते, गांधीवादी हैं। गांधी का के जो दर्शन को पढ़िए तो उसमें साध्य ही नहीं, साधन की पवित्रता पर भी जोर दिया गया है। तो साधन की पवित्रता है कि नहीं है, ये आप लोग खुद समझिए, हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।